लखनऊ में सैकड़ों महिला पुरुषों ने किया शांतिपूर्ण निवेदन। चयनित शिक्षकों ने शिक्षा मंत्री से मांगा कार्यभार। जल्द से जल्द मिलेगी ज्वाइनिंग। शिक्षा मंत्री नियुक्ति पत्र दिया तो स्कूल भी मिलेगा। कानपुर में आरोपित पर डकैती की धारा लगाई और हटा दी। मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं। परेशान विकलांग की 1 महीने से न्याय की गुहार। पुलिस का मामले को लेकर टालमटोल भरा रवैया। हाथरस में जलभराव की समस्या। सड़क काफी समय से पानी का ताल बनी। समस्या को लेकर टंकी पर चढ़ी महिलाएं पानी की निकासी न होने पर प्रोटेस्ट किया। असम के डिब्रूगढ़ में भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का कार्यक्रम। 284 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास। पूर्वोत्तर इलाकों में नदियों की तलहट की होगी सफाई। उन्नत जलमार्गों की संभावनाओं का लाभ उठाने की अपील। और ग्वालियर में पुलिस महानिरीक्षक ने संभाला पदभार। पुलिस पर विश्वास और अपराधियों में भय। बिगड़ती यातायात व्यवस्था का होगा जल्द निरीक्षण। गंभीर अपराधों पर नियंत्रण को लेकर निर्देश भी जारी। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। शाम के 5 बज चुके हैं और समय हो गया है आपका राज्य आपकी खबर का। सबसे पहले बात करेंगे यूपी के हरिगढ़ की। यूपी के हरिगढ़ महानगर के ग्रेट वैल्यू मॉल में आरएसएस के पदाधिकारियों की उपस्थिति में पलायन की विभीषिका को दर्शाती फिल्म आखिर पलायन कब तक दिखाई गई। आपको बता दें कि वक्फ बोर्ड द्वारा बनाए गए कानून किस तरह न्यायपालिका को चुनौती देते हैं, इस फिल्म में यह दिखाया गया है। आपको यह भी बता दें कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के महानगर प्रचार प्रमुख समेत कई पदाधिकारी फिल्म के प्रमोशन के अवसर पर मौजूद रहे। उन्होंने फिल्म निर्देशक की प्रशंसा की, उनकी तारीफ की और फिल्म निर्देशक ने सुदर्शन न्यूज को बताया कि किस तरह उनकी फिल्म पर सेंसर बोर्ड की ओर से 19 जगहों पर कैंची चलाई गई। उन्होंने उम्मीद जताई कि समाज को इस फिल्म के माध्यम से जागरूक किया जा सकेगा। की अपनी कुछ गाइडलाइंस हैं, वो उस गाइडलाइंस के दौरान हमारी फिल्म में 19 कट लगा दी थी। कितनी जगह म्यूट करा दिया। आप कुछ ऐसे शब्द हैं, मतलब आप जो लोग हिंदुस्तान के निवासी भी नहीं रहे कभी, उनके नाम भी नहीं आप बोल सकते। जैसे कि फिल्म में नाम यूज़ किया था हमने तैमूर। अब तैमूर से उनको क्या प्रॉब्लम थी हमें समझ में नहीं आया। शीर्षक जो आपने लिया वो क्या देखिए, आखिर पलायन कब तक, जब कुछ लोग मैं आपसे एक सिंपल सी एक चीज़ है कि हम जैसे लोग उस अति संवेदनशील एरिया में नहीं रह पाते और अल्टीमेटली छोड़ के भागना पड़ता है। ये पलायन हमारा कश्मीर में हुआ है, पाकिस्तान में सारे लोग भाग गए, बांग्लादेश से भाग गए। एक आखिर कब तक चलेगा? तो अवेयर करने के लिए आप क्या मकसद था? वक्फ बोर्ड द्वारा संपत्तियों पर कब्जा करना और हिंदुओं का पलायन करना, ऐसे ज्वलनशील मुद्दे पर एक मूवी रिलीज हुई है। इसका नाम है आखिर पलायन कब तक। मैं आपको बता दूं, निर्माता निर्देशक को उम्मीद थी कि इस फिल्म पर सेंसर बोर्ड की कैंची चलेगी, जब और चल चुकी है। कुछ शब्दों को रोका गया है। मैं आपको बताऊं, वक्फ बोर्ड का इस्तेमाल यहां पर इस मूवी में नहीं करने दिया गया, लेकिन निर्देशक जो संदेश समाज तक पहुंचाना चाहते थे, वो दिखाना चाहते थे कि वक्फ बोर्ड सुप्रीम कोर्ट से ऊपर दिखाया गया है, जो कि गलत है। ये संदेश समाज तक पहुंचेगा या नहीं, समय बताएगा। विजय कुमार कौशिक के साथ दिवाकर दीक्षित, सुदर्शन न्यूज, हरिगढ़। और अब खबर है यूपी के लखनऊ से, जहां 7 वर्षों से लंबित आपको बता दें कि 12,460 शिक्षक भर्ती को सरकार की तत्परता और माननीय न्यायालय के आदेश के अनुसार योग्यता के आधार पर लगभग पूर्ण कर लिया गया है, जिसमें 29 दिसंबर और 7 जनवरी को नियुक्ति आदेश अभ्यर्थियों को दिया जा चुका है। 8 जनवरी को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इसमें स्टेटस को लगाकर रिक्त पदों पर यथास्थिति बरकरार रखी थी। तो वहीं नियुक्ति प्राप्त महिला व पुरुष सैकड़ों की संख्या में अपने छोटे बच्चों के साथ शिक्षा मंत्री आवास पर मंत्री संदीप सिंह जी को शांतिपूर्ण तरीके से ये निवेदन सौंपने गए, जिसमें लिखा था कि नियुक्ति मिलने के पश्चात उन्होंने अपना रोजगार त्याग दिया, जिससे उनका जीवन यापन संकट में है। जब यथास्थिति रिक्त पदों पर है तो जिस प्रकार से सरकार ने भर्ती को पूरा कराने की सकारात्मक चेष्टा के साथ हमें नियुक्ति आदेश दिए जाएं। हाथों में नियुक्ति पत्र लेकर शिक्षकों का एक समूह शिक्षा मंत्री संदीप सिंह जी से उनके निवास पर मिला और अपनी बात रखी।
जिसे उन्होंने बड़े ही आराम से ध्यान से सुना और कहा कि जल्द से जल्द विभागीय मीटिंग कर उचित कार्य किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि जब सरकार ने नियुक्ति दी है तो आपको कार्यभार सौंपकर स्कूल भी दिया जाएगा, जिससे बाल शिक्षा का सरकार का जो सपना है वो सुचारू रूप से चल सके। उत्तर प्रदेश के कानपुर महानगर में पुलिस कमिश्नरेट की लचर कार्रवाई से परेशान एक विकलांग लगभग 1 महीने से न्याय की गुहार लगाता नजर आ रहा है, लेकिन मामले को लेकर पुलिस की हिला हवाली देखने को मिल रही है। पीड़िता का आरोप है कि पुलिस ने आरोपित पर डकैती की धारा लगाई और उसको हटा दिया। ब्रेक का वक्त है, जल्द लौट आएं। क्या है ये पूरी खबर, बताएंगे आपको। हालांकि पीड़ित का यह आरोप है कि पुलिस ने आरोपित पर डकैती की धारा लगाई और उसको हटा दिया है। आपको बता दें कि पुलिस कमिश्नर कार्यालय पहुंचकर कानपुर के नौबस्ता थाना क्षेत्र के राजीव विहार निवासी ओम प्रकाश ने बताया है कि पिछले महीने पहले वो एक शादी में गए, जहां पर मौजूद कुछ बदमाशों ने लंगड़ा कहते हुए अभद्र भाषा का प्रयोग किया और हमला कर दिया। उनके गले से सोने की चेन और कुछ नकदी को लूट लिया। इसके संबंध में थाना हनुमंत विहार में शिकायत दी गई, लेकिन डकैती का मुकदमा पंजीकृत होने के बाद धारा को हटा दिया गया और पिछले 1 महीने से लगातार गुहार लगा रहे हैं। लेकिन जांच अधिकारी दरोगा नितिन पुनिया कह रहे हैं कि रिपोर्ट के बाद कार्रवाई की जाएगी। कुछ दबंगों ने मेरे सर पे मारकर मेरी चैन भी लूट लिया और अब तक कोई मेरी सुनवाई नहीं। किस तरह की कार्रवाई हुई थी, किस धारा में मुकदमा लिखा गया? 392 में लिखा गया तो वो भी हटा दी गई है। अब किस तरह की मांग है? अब हमारी जो मेडिकल रिपोर्ट है इस आधार पर जो धाराएं बन रही है उस हिसाब से हमारे साथ। क्यों हटा दी गई, कारण क्या रहा? अब ये कारण पुलिस बता सकती है भाई, पुलिस ने मेरी कुछ सुनी ही नहीं उस दिन से। किसी अधिकारी से आप मिले थे? मैं गया उनके पास अपने यहाँ दक्षिण में। और चलिए आपको हम सुनवाते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कुछ बोल रहे हैं, क्या कुछ करें जरा सुनिए आप। आप अपने कपड़े ले लो बस 7 दिन के, और उसके बाद वहाँ पे सारा ख्याल आपका रखा है। फिर भी अगर किसी चीज़ में कमी रह जाए तो पहले से ही मैं माफ़ी मांग लेता हूँ, आके हमें बता देना, आगे से वो कमी भी नहीं रहने देंगे। और बाकी मौसम अच्छा हो गया है, पहले तो थोड़ी ठंड थी पिछले हफ्ते तक, अब तो मौसम अच्छा है। फिर भी रास्ते में आपका ख्याल रखना, डॉक्टर की सुविधा भी है रास्ते में, अगर डॉक्टर की ज़रूरत पड़े तो ट्रेन में डॉक्टर मिलेंगे। और इस ट्रिप में 2 दिन आने के हैं, 2 दिन जाने के हैं, लेकिन आपको बिल्कुल रास्ता महसूस ही नहीं होगा। रास्ते भर लोग भजन कीर्तन करते जाते हैं और इतने पूरी ट्रेन आप ही की है, इधर जाओ, इस डिब्बे में जाओ, उस डिब्बे में जाओ, आपकी मर्जी है, इसके साथ बैठो, उसके साथ बैठो, सारा रास्ते आप भजन कीर्तन करते जाओगे। ये यात्रा आपकी ज़िंदगी की सबसे यादगार यात्रा रहेगी, आपको याद आएंगे। और जितने ये इतने सारे लोग हैं, सारे दोस्त बन जाएंगे, थोड़े दिन के अंदर सारे दोस्त बन जाएंगे, और ये दोस्त आपके बहुत काम आएंगे और बहुत याद आएंगे। प्रभु आपकी यात्रा खूब खुश सुखद रहे, आप खूब अच्छे से यात्रा करके आएँ, अच्छे से दर्शन करके आएँ, ऐसे मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ। सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपकी यात्रियों के प्रति। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे यूपी के मोदीनगर की, जहां आपको बता दें कि मोदीनगर थाना निवाड़ी क्षेत्र के ग्राम सारा में 18 फरवरी समय करीब रात्रि 8 बजे निवासी 19 वर्षीय प्रदीप की बोलेरो गाड़ी से कुचलकर हत्या कर दी गई। आपको बता दें कि गाड़ी में सवार 5 से 6 लोग रास्ते में रास्ता रोककर शराब पी रहे थे और सड़क से गाड़ी हटाने को लेकर कहा तो फिर यहां पर मामला और बढ़ गया। कहासुनी होने पर दबंगों ने प्रदीप के ऊपर गाड़ी चढ़ाकर उसकी हत्या कर दी, मौके से फरार हो गए। आनन फानन में बुरी तरह से घायल युवक को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया और परिजनों की सूचना पर कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कर हत्यारों की तलाश के लिए टीमें गठित कर जगह जगह दबिश दी गई। मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं परिजनों ने बाकी लोगों की गिरफ्तारी की मांग और शव सड़क पर रखकर नारेबाजी की। दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग भी कर रहे हैं, जहां अधिकारियों के समझाने के बाद अंतिम संस्कार किया गया। 19 फरवरी 2024 को
19 फरवरी 2024 को धर्मवीर जो कि ग्राम सारा थाना निवाड़ी के रहने वाले हैं, उनके द्वारा थाना निवाड़ी पर यह सूचना दी गई कि दिनांक 18 फरवरी 2024 की शाम लगभग 8:30 बजे इनका भतीजा प्रदीप अपने 3 अन्य साथियों के साथ गांव के रास्ते पर आ रहा था। तभी इनके गांव का ही रहने वाला अनमोल, आशीष व उसके साथ 5-6 अन्य व्यक्तियों द्वारा इनके भतीजे प्रदीप व उसके साथियों को रोककर उनके साथ मारपीट की गई तथा जानबूझकर अपने वाहन से टक्कर मारकर प्रदीप की हत्या कर दी। और अब खबर है यूपी के हाथरस से, जहां जलभराव की समस्या से लोगों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। और पूरा मामला सासनी तहसील के बिजली घर के निकट बनी सड़क काफी समय से पानी की तालाब बनी हुई है और पानी की निकासी न होने के चलते लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लोग भी सड़क पर भरे पानी में गिरकर हादसे का शिकार हो जाते हैं। स्थानीय लोगों ने कई बार अधिकारियों को ज्ञापन भी दिया, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो पाया। और अब खबर है यूपी के गाजीपुर से, जहां कोतवाली पुलिस और एक 25,000 का इनामी गौतस्कर के बीच मंगलवार की शाम गायघाट संपर्क मार्ग पर मुठभेड़ के दौरान जवाबी फायरिंग में बदमाश के पैर में गोली लग गई। वहीं घायल बदमाश को पुलिस ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया। मामले में पुलिस ने दोनों तरफ से घेराबंदी की तो बदमाश सड़क के किनारे बने गड्ढे की आड़ लेकर पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग करने लगा। वहीं आत्मरक्षा के लिए पुलिस बल ने संतुलित जवाबी फायरिंग की। फिलहाल मामले में आगे की कार्रवाई जारी है। देखिए, शाम को जैसे रोज स्थान और समय बदल की चेकिंग होती है, जवानिया पुलिस के कर्मचारी भूसका मोड़ पर चेकिंग कर रहे थे। उसी दौरान बिहार साइड से एक बदमाश आया, उसको रोकने का प्रयास किया गया तो उसने वहाँ चेकिंग करते पुलिसकर्मी थे, उनके ऊपर मोटरसाइकिल चढ़ाने का प्रयास किया और वहाँ से भागना। उस सूचना पे दूसरी तरफ हमारे इंस्पेक्टर जवानिया चेकिंग कर रहे थे तो इन लोगों ने घेराबंदी की और यहाँ पे घेराबंदी के दौरान वो फिसल के गिरा और गिरने के बाद उसने पुलिस को फायर किया। और अब खबर है असम के डिब्रूगढ़ से, जहां भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की 284 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि जलमार्ग की 90% विकास परियोजनाएं पूरी हुई हैं और साथ ही बताया कि पिछले 10 वर्ष में जल मार्गों के विकास के लिए शुरू की गई 90% परियोजनाएं पूरी हो गई हैं। इस दौरान मंत्री ने युवाओं से उन्नत जल मार्गों की संभावनाओं का लाभ उठाने का अनुरोध किया। वहीं सोनोवाल ने 7.5 करोड़ रुपए के निवेश से धुबड़ी में सीमा शुल्क आवर्जन कार्यालय के निर्माण और IWAI जोगी घोपा टर्मिनल के लिए परिसर की दीवार के निर्माण की आधारशिला भी रखी। आपको बता दें कि सागरमाला कार्यक्रम में पूर्वोत्तर क्षेत्र में 1000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाएं शुरू की गई, जिसमें असम में अंतर्देशीय जलमार्गों को बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया गया। इसके साथ ही कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया पूर्वोत्तर के इलाके में नदियों की तलहट की सफाई का काम शुरू करेगा। टूरिस्ट जेटी बनाया जाएगा, उसको भी अनाउंस आज उसने किए हैं। और डिब्रूगढ़ बोगीबिल में जो जेटी के काम चल रही थी वो जेटी काम कंप्लीट हो गया है, आज उसका उद्घाटन भी हुआ है। और उसी तरह से डिब्रूगढ़ में बोगीबिल में जो जेटी बन रही है उसका एक्सटेंशन प्रोटेक्शन की भी आज घोषणा किया गया है। ऐसे अनेक योजना के बारे में आज सर्बानंद सोनोवाल जी ने अनाउंस किए। उसके लिए मैं सर्बानंद सोनोवाल जी को मेरा तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ। मध्य प्रदेश की मिनी अयोध्या कही जाने वाली धार में स्थित भोजशाला का पूर्ण आधिपत्य हिंदुओं को सौंपा जाए और इसके लिए आवश्यक हो तो संपूर्ण भोजशाला की फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी और खुदाई करवाई जाए। इस आशय की याचिका हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस ने, आपको बता दें कि 2022 को इंदौर हाईकोर्ट में दायर की थी और उसी को लेकर सोमवार को काशी की ज्ञानवापी की तर्ज पर भोजशाला का सर्वे करने को लेकर खंडपीठ के समक्ष 1902 में हुए सर्वे को लेकर बहस हुई। इस मामले में कोर्ट ने बहस के बाद अपने फैसले को सुरक्षित रखा। भोजशाला के मामले में 7 जनहित याचिकाएं दायर की गई हैं। मुख्य याचिका हिंदू और फॉर जस्टिस की है, जिसमें भोजशाला में नमाज पढ़ने पर तत्काल रोक लगाने, हिंदुओं को नियमित पूजा करने का अधिकार देने की मांग की गई। वहीं एडवोकेट ने बताया कि मामले में शासन सहित सभी पक्षों की तरफ से जवाब दिया गया। और फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज।
आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।